जनरली यूपीएससी के बाद प्लान बी स्टेट पीएससीज को देखा जाता था और लोग ये सोचते थे कि 2-3 महीने दो और स्टेट पीएससी निकल जाएगा। लेकिन बिकॉज ऑफ द शेयर कंपटीशन आप स्टेट पीएससीज को बिल्कुल भी लाइटली नहीं ले सकते हैं। और इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए स्लीपी क्लासेस आईएएस स्टेट पीएससी स्पेसिफिक कोर्सेज लेके आ रहे हैं। हमारे काफी सारे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने उड़ीसा पीएससी निकाला है, यूपी पीएससी निकाला है, जेके पीएससी निकाला है और ये नंबर कंटिन्यूअसली बढ़ रहा है। अगर आप चाहते हैं कि आप इन टॉपर्स का पार्ट बने, इन टॉपर्स में से एक बने, तो जुड़ें स्लीपी क्लासेस आईएएस के साथ। मेरा नाम किरण बाल है और मैंने आरएएस 2021 परीक्षा में राजस्थान में तीसरा रैंक हासिल किया है। ये मेरा आरएएस की परीक्षा में दूसरा अटैम्प्ट था। पहला आरएएस 2018 में मुझे कोऑपरेटिव इंस्पेक्टर अलॉट है, जो कि मैं हनुमानगढ़ में उस पद पर वर्तमान में कार्यरत हूँ। तो अभी है कि सभी लोग पूछ रहे हैं कि किस प्रकार से तैयारी की जाए आरएएस परीक्षा की। तो मैं पहले तो ये बताना चाहूँगी कि क्योंकि ये एक बहुत प्रेस्टीजियस जॉब है, तो उसी हिसाब से इसका एग्ज़ाम भी लिया जाता है। तो हमें एक तो धैर्य की बहुत आवश्यकता होती है, क्योंकि ये लंबी प्रक्रिया है। तो जो भी एस्पिरेंट तैयारी शुरू करना चाह रहे हैं, तो मैं उनको सबसे पहली सलाह तो यही दूंगी कि वो किसी और डिस्ट्रैक्शन से डिस्ट्रैक्ट ना होते हुए अपना पूरा ध्यान इसी परीक्षा की तैयारी में लगाएं। तो हम बात करते हैं आरएएस परीक्षा की। तो इसमें 3 स्टेज होते हैं। पहला प्रीलिमिनरी एग्ज़ाम होता है, फिर उसके बाद मेंस एग्ज़ामिनेशन होता है और जो थर्ड स्टेज होती है वो इंटरव्यू की स्टेज होती है। तो क्योंकि इस पूरी प्रक्रिया में समय लग जाता है, तो हमें और सबका सिलेबस भी, जैसे प्री का सिलेबस होता है वो थोड़ा कम होता है, मेंस का थोड़ा विस्तृत होता है और इंटरव्यू का सिलेबस पर्सनैलिटी बेस्ड होता है, नॉलेज बेस्ड भी होता है, कंटेंट भी हमें चाहिए होता है। तो हमें तीनों स्टेज की प्रिपरेशन में थोड़ा विशेष ख्याल रखना पड़ता है उनके हिसाब से। तो जैसे प्रीलिम्स का पेपर है तो वो ऑब्जेक्टिव बेस्ड होता है, तो हमें उसके सवाल इस प्रकार से तैयार करने होते हैं कि हम अपना जो ऑप्शन चूज़ करें उसमें गलती ना करें। तो हमें हो सकता है कि हमें वो सवाल पूरा अच्छी तरीके से ही आना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हमें किसी का उत्तर देना है तो हमें 2 चीज़ें नहीं आ रही है तो हम 4 ऐसे घुमा के लिख सकें। हमें सटीक तैयारी होनी चाहिए। तो प्रीलिम्स भी उतना ही महत्वपूर्ण हो जाता है जितना कि मेंस को हम समझते हैं। तो प्रीलिम्स का जैसे सिलेबस है, तो उसमें राजस्थान का इतिहास है, भारत का इतिहास है, राजस्थान की ज्योग्राफी है, भारत की ज्योग्राफी है, वर्ल्ड की ज्योग्राफी है, साइंस एंड टेक है, मैथमेटिक्स है, रीजनिंग है, करंट अफेयर्स हैं, पॉलिटी है, इकोनॉमिक्स है। मोटा मोटी ये सब्जेक्ट आते हैं। तो हमें ये देखना होता है कि किस में से ज़्यादा मार्क्स का पेपर आ रहा है। सबसे पहले तो हम, क्योंकि राजस्थान का एग्ज़ाम है, तो राजस्थान के स्वाभाविक है कि सवाल ज़्यादा आने वाले हैं। तो हम राजस्थान का जो इतिहास है, राजस्थान की जो कला है, संस्कृति है, उस पर अपना पूरा ध्यान हमें केंद्रित करना चाहिए। वही हमें पूरा एंड तक बेस बनाता है। इंटरव्यू तक भी हमें राजस्थान में से ही सवाल पूछे जाते हैं जो मैक्सिमम होते हैं। तो हमें राजस्थान पे बहुत ज़्यादा कंसंट्रेट करना है। प्रीलिम्स में राजस्थान की ज्योग्राफी पे बहुत ज़्यादा कंसंट्रेट करना है। और जैसे भारत का अब इतिहास, जैसे मेरा क्या है कि मेरा बैकग्राउंड है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का, तो मैंने कभी आर्ट्स के सब्जेक्ट अगर नहीं पढ़े हैं तो मुझे हो सकता है कि मैं भारत के इतिहास में थोड़ी कमज़ोर हूँ। तो मैं उस हिसाब से अपनी तैयारी करूँगी कि मुझे ये सब्जेक्ट नहीं आता तो मैं इसको पहले चालू कर लूँ। तो हो सकता है कि सभी व्यक्तियों का अपनी अपनी स्ट्रेंथ होती है, सभी व्यक्तियों को अपनी शॉर्टकमिंग्स भी पता होती है, तो इस हिसाब से अपनी तैयारी करना शुरू कर सकते हैं। मैंने जो तैयारी शुरू करी थी वो राजस्थान से शुरू करी थी ताकि बेस बन जाए, और हमने छोटी कक्षा में पढ़ा भी होता है राजस्थान के बारे में। वही 6ठी से लेकर 12वीं तक की किताबों में जो ज्ञान है वो बहुत अथाह सागर है। उस हिसाब से हमने पढ़ा होता है, तो हमें वो बेस बनाने में भी सहायता हो जाती है। और हमें ज़्यादा स्टडी करनी पड़ती है, हमें सिटिंग आवर्स भी ज़्यादा चाहिए होते हैं इस तैयारी के लिए। तो हमें एक पढ़ने की जो रूटीन है वो भी सेट करना, पढ़ने की, क्योंकि हमें आदत नहीं होती। कॉलेज टाइम में जब हम पढ़ते हैं तो हम बहुत एंड टाइम पे पढ़ते हैं, तो इसके लिए हमें चाहिए कि हम पढ़ने की अपनी बनाएं रूटीन। तो जैसे ये राजस्थान का इतिहास हो गया, राजस्थान की ज्योग्राफी हो गई, ऐसे भारत का इतिहास है तो हम एनसीईआरटी की किताबें पढ़ सकते हैं। राजस्थान बोर्ड की किताबें भी बहुत अच्छी है।
बाकी इसके अलावा जैसे स्पेक्ट्रम पब्लिकेशन की कुछ बुक्स आती है तो वो भी लाभदायक होती है। बाकी अगर आप किसी भी स्पेसिफिक कोचिंग को फॉलो कर रहे हैं तो उसके नोट्स अच्छे रहते हैं गाइडेंस के लिए। तो इस प्रकार से हम राजस्थान और भारत के इतिहास की तैयारी कर सकते हैं। भारत की ज्योग्राफी में भी हमें एनसीईआरटी बुक्स की बहुत अच्छी महत्वपूर्ण भूमिका है, तो इससे हमारी तैयारी में हमें सुविधा होती है। इसी प्रकार से इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट है, वो इकोनॉमिक्स का क्या है कि वो करंट अफेयर्स से रिलेटेड रहता है। तो हमें इकोनॉमिक्स के बेसिक कॉन्सेप्ट जैसे इन्फ्लेशन वगैरह या फिर शेयर मार्केट, बैंकिंग कैसे काम करता है, आरबीआई कैसे काम करता है, ये सब पता होने के साथ साथ क्या अपडेशन उनमें आ रहा है वो भी पता होना चाहिए। जैसे कि कोई नई स्कीम आ गई या आरबीआई ने कोई मौद्रिक नीति में बदलाव किया है, कोई राजकोषीय नीति में बदलाव किया है, शेयर मार्केट कैसा चल रहा है आजकल, जैसे क्रिप्टो करेंसी इंट्रोड्यूस हो गई तो वो है तो इकोनॉमिक्स का पार्ट, लेकिन वो करंट अफेयर्स से लिंक रहता है, तो हमें इस प्रकार से जोड़ के पढ़ना रहता है। अब सबसे महत्वपूर्ण हम मानते हैं कि जिसमें हम अच्छा स्कोर कर सकते हैं वो होती है राजस्थान की अर्थव्यवस्था। तो राजस्थान की अर्थव्यवस्था का जो महत्वपूर्ण पार्ट आता है वो हमारे राजस्थान का जब बजट घोषित होता है उससे पहले राजस्थान की आर्थिक समीक्षा जारी की जाती है। तो वो जो पुस्तक है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि हमारे सवाल सीधे आते हैं प्रीलिम्स में कि राजस्थान की जीडीपी क्या है, राजस्थान की प्रति व्यक्ति आय क्या है, राजस्थान में कृषि उत्पादन कितना है, किस प्रकार से महिला मृत्यु दर है, शिशु मृत्यु दर है, इस प्रकार के सवाल सीधे आते हैं। तो हमें अपना बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन करना है राजस्थान का जो आर्थिक सर्वे रिलीज़ होता है सरकार की तरफ से ऑफिशियल, उस पर ये हमें बहुत हेल्प करेगा अपने प्रीलिम्स एग्ज़ाम के लिए। अब जिन व्यक्तियों ने अपनी ग्रेजुएशन में या स्कूल टाइम में मैथमेटिक्स और रीजनिंग पढ़ी रहती है उनके लिए एक फ़ायदा हो जाता है कि 20 लगभग सवाल आएंगे मैथमेटिक्स से, तो उनका फ़ायदा हो जाता है कि उनको उतना ज़्यादा उस पर ध्यान नहीं देना पड़ता है, या फिर वो एक बार रिवाइज़ कर लेंगे अपने पुराने कॉन्सेप्ट्स को तो उनका हो जाता है, सवाल सही होने की संभावना ज़्यादा हो जाती है। लेकिन जिन बच्चों ने स्टूडेंट्स ने नहीं पढ़ा रहता है मैं उनको सलाह दूंगी कि वो साथ के साथ अगर मान लो कि हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो एक प्रश्नावली या एक टॉपिक कोई भी वो उस मैथमेटिक्स या रीजनिंग के टॉपिक से एक दिन में कर सकते हैं, तो वो हमें ये भी नहीं लगेगा कि हमारा मैथमेटिक्स का बहुत ज़्यादा हार्ड कोई टॉपिक है और हमारा प्रेपरेशन भी साथ ही साथ ही हो जाएगी। तो हमें इस पे अच्छे से कंसंट्रेट करते हैं। बाकी इंडियन पॉलिटी आती है, तो इंडियन पॉलिटी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो हमें हर स्तर पर हमारे काम आएगा, हमारी लॉजिक डेवलप करने के भी काम आता है, हमें ऐसे लिखने में भी काम आता है। तो हम पॉलिटी को इस हिसाब से पढ़ें कि हम उसका हर एक मतलब लाइन के पीछे क्या अर्थ हो सकता है, संविधान के इतिहास में जाने से लेकर वर्तमान में क्या सुप्रीम कोर्ट के भी क्या निर्णय आ रहे हैं, सरकार के भी क्या निर्णय आ रहे हैं, तो हमें पॉलिटी को बहुत ही अच्छे से पढ़ना है। ऑब्जेक्टिवली, सब्जेक्टिवली, इंटरव्यू के बेस पर हर प्रकार से हमें पॉलिटी को बहुत अच्छे से पढ़ना है। तो पॉलिटी के लिए हम लक्ष्मीकांत की जो किताब आती हैं वो सारे सिविल सर्वेंट पढ़ते हैं, उससे बहुत हेल्प हो भी जाती है। बाकी आप अपने जो भी सोर्स फॉलो कर रहे हैं किताबों में दिया हुआ है राजस्थान बोर्ड की किताबों में, तो वो फॉलो कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हम अगर मोटा मोटा देखा जाए तो प्रीलिम्स का एग्ज़ाम इस प्रकार से हम कर सकते हैं। और करंट अफेयर्स आते हैं पिछले 1 साल के लगभग 6 महीने का, जिसमें बहुत ज़्यादा इंटेंस हमें पढ़ना चाहिए। और उससे पहले के करंट अफेयर हैं उनको हम थोड़ी सरसरी नज़र से देख लें तो सही रहता है। तो अगर कोई व्यक्ति इसको पूरे अपनी निष्ठा से फॉलो करता है तो उसका प्रीलिम्स एग्ज़ाम तो हो जाता है, आसानी से हो जाएगा। और बाकी कॉन्फिडेंस अपने को रखना ही है पेपर में। अब हम आते हैं नेक्स्ट स्टेज पे, मेंस का। मेंस में ये रहता है कि हमारा रिटन एग्ज़ाम होता है, 15 मार्क्स के 15 वर्ड्स का क्वेश्चन आता है, फिर 50 वर्ड्स के क्वेश्चन आते हैं, 100 वर्ड्स के क्वेश्चन आते हैं। तो ये आरएस परीक्षा हमसे ये मांगती है कि हमें नॉलेज, तो सब बच्चे पढ़ते हैं तो नॉलेज तो है, लेकिन हम अपना कितना नॉलेज उस कॉपी पर उतार पाए हैं। तो अगर 15 वर्ड्स में वो कोई परिभाषा पूछ रहा है तो हमारे शब्दों का चयन इस प्रकार से होना चाहिए, जो हमें सीमा दी गई है लिखने की 3 लाइन की, उसमें इस प्रकार से लिखा जाए कि हम अपना मैक्सिमम ज्ञान उसमें उकेर सकें। तो ये हो जाती है कला। और ये कला किस प्रकार से आएगी, अगर हम बार बार प्रैक्टिस करें लिखने की। तो
तो जब लिखने की हम प्रैक्टिस करते हैं तो उससे हमें समझ आ जाता है कि हमने क्या पढ़ा था और हमने कितना दिया है कॉपी में। तो ऐसे ही 50 वर्ड्स में रहता है और ऐसे ही 100 वर्ड्स में रहता है कि हमें अपना जैसे 100 वर्ड्स के क्वेश्चन का क्या रहता है कि उसमें हमारे पास ऑप्शन है कि हम उसमें चीज़ें ऐड कर सकते हैं। 15 वर्ड्स और 50 में तो नहीं कर पाएंगे, लेकिन उसमें हम मैप बना सकते हैं, फॉर्मेटिंग किस प्रकार से कर सकते हैं, बुलेट्स पॉइंट डाल सकते हैं, एरो लगा सकते हैं। इंट्रोडक्शन से हमें कोई भी क्वेश्चन का आंसर देना शुरू करना चाहिए 100 वर्ड्स में। फिर उसके बाद जैसे किसी चीज़ की विवेचना कीजिए अगर आ गया तो हम उसके बारे में लिखेंगे, उसका महत्व लिखेंगे, उसके लाभ लिखेंगे, हानि लिखेंगे, क्या कमियां हैं दूर की जा सकती है, क्या कुछ प्रयास किए गए हैं, और अंत में एक निष्कर्ष लिखना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, ये तो है मोटा मोटा बेसिक मेंस का। अब इसमें मेंस में हमारे सब्जेक्ट्स क्या होते हैं कि कुछ ऐड हो जाते हैं प्रीलिम्स में। जैसे कि पहला है एथिक्स, जिसका कि बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है, जो कि बहुत बड़ा आता भी है, लगभग 60 से 70 का आता है। तो एथिक्स के लिए हम अपने किसी भी कोचिंग का सोर्स भी ले सकते हैं, गूगल की सहायता भी ले सकते हैं, यूट्यूब पे बहुत अच्छे कंटेंट अवेलेबल हो जाते हैं, चैट जीपीटी का यूज़ कर सकते हैं। तो एथिक्स में हमें बहुत अच्छे से तैयारी करनी है, क्योंकि वो बहुत स्कोरिंग भी है, क्योंकि उसमें सवाल भी सीधे ही आते हैं। और फिर आता है एक पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। एक सिविल सर्वेंट होने के नाते हमसे ये उम्मीद की जा सकती है कि हमें बेसिक आइडिया हो कि प्रशासन में किस प्रकार कार्य होता है, प्रशासन के क्या लक्ष्य होते हैं। तो ये सब पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में हमसे पूछा जाता है। तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन बहुत ही स्कोरिंग सब्जेक्ट है और बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट भी है, क्योंकि हमें आगे भविष्य में काम आता है। तो हमें इसको अच्छे से पढ़ना चाहिए और इसमें फिर से 60 से 70 नंबर के सवाल आएगा। तो ये हम इसमें अच्छे से तैयारी करनी चाहिए। फिर जो इंडियन पॉलिटी जो प्री में आती है, उसको किस प्रकार से हमने सब्जेक्टिव बेस पे लागू करना है, किस प्रकार से करंट से जोड़ के भी सवाल आते हैं, विश्व पॉलिटी से जोड़ के भी सवाल आते हैं। तो वो हमें पॉलिटी की तरफ भी अच्छा ध्यान देना है। फिर उसके बाद हमारे आते हैं छोटे सब्जेक्ट्स, जैसे सोशियोलॉजी है, ऑडिट्स एंड अकाउंट्स है, स्पोर्ट्स योगा है, और क्या है, लॉ है, बिहेवियर है, और 1-2 सब्जेक्ट्स और हैं जो कि 20 मार्क्स के होते हैं, जो कि बहुत छोटे, जिनका कंटेंट बहुत ही छोटा छोटा था, हम उनको आसानी से पढ़ सकते हैं। और हमें उनका रिवीजन इस प्रकार से करना है कि वो हमें अच्छे से याद हो जाएं, और जब हम उनके उत्तर सॉल्व कर रहे हैं तो हमें कुछ सोचने की भी आवश्यकता नहीं पड़े। जैसे लॉ में क्या आएगा, डेफिनेशन आएगी, तो हम डेफिनेशन को बहुत अच्छे से लिखें, क्योंकि उसमें से बड़ा सवाल आते नहीं हैं। जो छोटे सब्जेक्ट्स हैं तो उसमें छोटे सवाल ही आते हैं, तो हमें वो बहुत अच्छे से लिखने होते हैं। तो और सबसे इम्पॉर्टेंट रहता है हमारा जो चौथा पेपर होता है GS 4, जिसमें होता है हिंदी और इंग्लिश। तो हिंदी का पेपर 120 नंबर का है और इंग्लिश का पेपर 80 नंबर का है। तो अक्सर क्या है कि हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों के साथ ये इश्यू हो जाता है कि उन्हें इंग्लिश में थोड़ा लगता है, अनईजी लगता है, अनकंफर्टेबल लगता है। तो हम क्या कर सकते हैं, जैसे ग्रामर का जो पार्ट है, जैसे एंटोनिम है, सिनोनिम है, वन वर्ड है, या फिर नैरेटिव्स है, पैसिव है, एक्टिव है, इनडायरेक्ट है, डायरेक्ट। तो हम एक कोई टॉपिक तैयारी के साथ साथ डेली का कर लें, तो हमको ऐसा भी नहीं लगेगा कि हमने बहुत ज़्यादा इंग्लिश पढ़नी है, और हमारा साथ में भी हो जाएगा। इसी प्रकार से हम हिंदी में जो 50 नंबर की व्याकरण आती है, जैसे विलोम शब्द है, युग्म शब्द है, या फिर संधि पढ़नी है हमें, या जो शुद्ध अशुद्ध वाक्य शब्द हैं, तो ये हम साथ साथ एक टॉपिक एक दिन में आसानी से कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं हो कि जब फिर मेंस आने वाला हो तो हम बैठ के विलोम शब्द याद कर रहे हैं। उससे अच्छा हो कि हम ये सब हमने जो 50 नंबर का कार्य है ये पहले ही कर लिया है, और मेंस के टाइम पे हम अपने ऐसे पे ध्यान दे रहे हैं, हम अपनी लेटर राइटिंग पे ध्यान दे रहे हैं, हम अपना पल्लवन संक्षिप्तीकरण पे ध्यान दे रहे हैं। तो हिंदी, इंग्लिश, और अगर हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों को ये लगता है कि उनको इंग्लिश में सेंटेंस बनाना नहीं आ रहा है, तो ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि हमें पूरा टेंस सही ही लिखना है। हमें बस इतना आना चाहिए कि अगले व्यक्ति को इतना लग जाए कि हाँ, इस व्यक्ति ने कोशिश करी है सीखने की, या फिर मतलब उसको इस MR की थोड़ी बहुत हमें सीख लेना चाहिए। ऐसा नहीं है कि कोई फैंसी वर्ड्स नहीं आ रहे हैं तो कोई इशू होगा, नहीं। वो एग्ज़ामिनर को भी पता है कि व्यक्ति ने अगर मेहनत करी है तो एग्ज़ामिनर को भी समझ में आ जाता है। तो हमें
इस प्रकार हम क्या कर सकते हैं कि ऐसे लिखने की जो प्रैक्टिस होती है, जैसे हिंदी में ऐसे लिखने का आता है, तो हम क्या कर सकते हैं कि संडे को एक दिन बैठ के एक ऐसे हर संडे का लिख लिया। अब ऐसे में क्या टॉपिक आता है, यही विमेन एम्पावरमेंट, जेंडर एम्पावरमेंट, महिलाओं की कैसी रोल होनी चाहिए पॉलिटिक्स में, पर्यावरण का क्या रोल है, आतंकवाद क्या है, नक्सलवाद क्या है, ये टॉपिक जो हमारे पॉलिटी में भी काम आते हैं, अक्सर यही ऐसे में भी आते हैं। तो हम इन पे हमको इसमें ऑलरेडी बहुत अच्छा ज्ञान होता है जो तैयारी करता है, तो उसको बस ये लिखने की प्रैक्टिस करनी चाहिए कि मैं अपनी ऐसे की फॉर्मेटिंग किस प्रकार से करूं कि मैं उस जो एक हिंदी का टीचर है वो इस प्रकार से पढ़ के प्रभावित हो जाए कि इस व्यक्ति को सच में नॉलेज है, और ये बाकी उसको ये भी पता चल जाए कि इसकी बाकी सब्जेक्ट्स में भी बहुत अच्छी तैयारी है। तो अब जैसे इस प्रकार से हमारा चौथा पेपर तो हो जाता है। अब हमारे बाकी सब्जेक्ट्स जैसे रिपीट होते हैं, जैसे राजस्थान की हिस्ट्री है, भारत की हिस्ट्री है, तो वर्ल्ड की हिस्ट्री जैसे हमारी ऐड होती है इसमें, जो हमारे प्रीलिम्स में नहीं होती, लेकिन अभी हमारी वर्ल्ड हिस्ट्री ऐड हो रही है। तो वर्ल्ड हिस्ट्री का फिर से बहुत छोटा सा क्रिस्प सा सिलेबस होता है, तो हम उसको अच्छे से तैयार कर सकते हैं। तो ये तो हुई मेंस की स्ट्रेटजी। अब मेंस में लोग बहुत ज़्यादा सोर्सेज के पीछे भागते हैं कि मैं यहाँ से पढ़ लूँ, वहाँ से पढ़ लूँ, तो क्या होता है कि हम फिर एक पे फोकस नहीं कर पाते हैं। जो हमने पढ़ा है कम से कम हमको उतना तो पूरा अच्छे से आना ही चाहिए, जो एक हमने किसी भी कोचिंग का सहारा लिया है, किसी भी बुक का सहारा लिया है, जब हमको वो आ जाए तब हमें दूसरे सोर्स की तरफ जाना चाहिए। मेरा ये मानना है, मैंने इस स्ट्रेटजी को फॉलो किया है और इसने मुझे बहुत हेल्प भी करी है। तो अभी हम फिर मेंस का एग्ज़ामिनेशन हो जाता है, तो फिर इंटरव्यू स्टेज की तरफ चलते हैं। इंटरव्यू स्टेज में क्या रहता है कि उन व्यक्तियों को जो आपका इंटरव्यू ले रहे हैं उनको ऑलरेडी पता है कि किसी व्यक्ति ने अगर मेंस पास किया है तो उसके ज्ञान में कोई कमी नहीं है, बस वो आपकी पर्सनैलिटी चेक करना चाहते हैं। वो चेक करना चाहते हैं कि आप अपना ज्ञान किस प्रकार से उनको आसान भाषा में कैसे प्रेजेंट कर पा रहे हैं, आप में आत्मविश्वास कैसा है। वो आपका कंटेंट बिल्कुल चेक नहीं कर रहे हैं, वो आपका ज्ञान बिल्कुल चेक नहीं कर रहे हैं, वो बस आपकी एक व्यक्तित्व जानना चाह रहे हैं। तो व्यक्तित्व तो जब हम पढ़ाई करते हैं, हम इतनी अच्छी पढ़ाई करते हैं जिसमें हमें एथिक्स तक पढ़ाई जाती है, तो हमारा व्यक्तित्व निखर जाता है पढ़ाई के साथ साथ ही। ये आर्यस की बहुत अच्छी विशेषता है। तो हमें इंटरव्यू में क्या देखना चाहिए, न्यूज़पेपर हम पढ़ें डेली का। न्यूज़पेपर में एडिटोरियल आते हैं, राजस्थान पत्रिका है, दैनिक भास्कर है। इंग्लिश मीडियम के विद्यार्थी इंडियन एक्सप्रेस पढ़ सकता है, द हिंदू पढ़ सकता है। इनके एडिटोरियल्स जो आते हैं हम उनका एनालिसिस करें, यही पूछा जाता है इंटरव्यू में। बहुत ही आसान होता है इंटरव्यू, और वो बहुत ही टू वे कम्युनिकेशन होता है, उससे घबराने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। और वो ऐसा फेज़ होता है कि हम उसको सबसे ज़्यादा एंजॉय कर पाते हैं, क्योंकि हम एक डिस्कशन हो, जैसे हम अपने दोस्तों के साथ डिस्कशन करते हैं किसी भी टॉपिक को लेकर, वो वैसा सही मालूम होता है। तो हम ऐसा भी कर सकते हैं इंटरव्यू फेज़ में कि एक टॉपिक लिया और अपने कोई जानकार है जो तैयारी कर रहा है आरएएस की, तो उसके साथ हम डिस्कस कर सकते हैं कि तेरा क्या व्यू पॉइंट है इस पर्टिकुलर मुद्दे पर। तो हो सकता है कि 2 बातें हमें एक्स्ट्रा पता चल जाए जो हमें पहले पता नहीं थी। तो हो सकता है कि इंटरव्यूअर हमसे एक सवाल के 4 एंगल जानना चाह रहा हो, तो हम अगर उसे वो डिलीवर कर देंगे तो हमें इंटरव्यू में अच्छे मार्क्स मिलेंगे। स्टूडेंट्स का ऐसा डाउट रहता है कि हम बुक कौन सी पढ़ें, तो मेरा यही रिकमेंडेशन रहेगी कि अपनी राजस्थान बोर्ड की बुक है 6ठी से 12वीं की। राजस्थान इतिहास के लिए हमारी 9वीं 10वीं की बुक बहुत अच्छी है। राजस्थान अध्ययन की बुक्स जो शायद अभी तो नहीं चलती है विद्यालयों में, लेकिन पहले हमारे लगती थी, वो बहुत अच्छी है। एनसीईआरटी की बुक्स बहुत अच्छी है। हिंदी में भी व्याकरण की किताब आती है जो 9वीं से 12वीं कक्षा तक की होती है, राजस्थान बोर्ड की बुक होती है, ऑथेंटिक होती है, वो हम पढ़ सकते हैं। फिर हम लोग ऐसे सोचते हैं कि कोचिंग करनी चाहिए या सेल्फ स्टडी करनी चाहिए। तो इसका एक मेरा ये मानना है कि कोचिंग में भी क्या होगा, कोचिंग में पढ़ाई करवाई जाएगी,
जब तक व्यक्ति उसको रिवाइज़ नहीं करेगा, अच्छे से उस पर कॉन्सेंट्रेट नहीं करेगा क्या पढ़ाया जा रहा है, तो वो व्यक्ति अपने मतलब कोचिंग के ज्ञान को भी फिर वो पूरा यूटिलाइज़ नहीं कर पा रहा है। तो ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। जैसे मैंने कभी नहीं पढ़ा था पहले आर्ट्स के सब्जेक्ट, तो मैंने सहारा लिया कोचिंग का और मुझे वहाँ से बेसिक ज्ञान प्राप्त हो गया, तो फिर मैंने उसको अपने दूसरे अटैम्प्ट में सेल्फ स्टडी में इवॉल्व करके पढ़ लिया। हम ऑनलाइन रिसोर्सेज पे बात करते हैं कि ऑनलाइन हम क्या पढ़ सकते हैं। तो ऑनलाइन बहुत अच्छे, यूट्यूब पे बहुत अच्छा कंटेंट है, गूगल पे बहुत अच्छा कंटेंट है। इसमें हम क्या कर सकते हैं कि जैसे हमने पॉलिटी का कोई मुद्दा पढ़ा, कि हमने जैसे कोई केस पढ़ा, जैसे केशवानंद भारती केस पढ़ा, उसमें हमको संविधान की फंडामेंटल व्याख्या करता है, उसको हम चेंज नहीं कर सकते। तो हम ऐसा देख सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने सो एंड सो क्या रिसेंट टाइम्स में क्या किया होगा, कि हम इसको ऐड करके अपने आंसर को ज़्यादा प्रभावशाली बना सकते हैं। तो जो ऑनलाइन रिसोर्सेज है उसका यूज़ तो हमें करना ही चाहिए। हमें गूगल, ChatGPT आजकल बहुत अच्छा ऑप्शन है जो हमें बहुत क्रिस्प आंसर देता है। जो फाउंडेशन के बच्चे हैं, जो कि शुरू से शुरू कर रहे हैं, एकदम प्रथम से शुरू कर रहे हैं, उनको मेरी ये सलाह रहेगी कि वो जो अपने सब्जेक्ट हैं वो बहुत अच्छे से पढ़ें, विस्तार से पढ़ें, क्योंकि बहुत समय है अभी आपके पास। तो शॉर्टकट ढूंढने की बजाय हम अपने ज्ञान को निखारने में अपना समय दें, जिससे कि हमारा व्यक्तित्व भी निखरेगा। और जिन बच्चों का अपकमिंग मेंस एग्ज़ाम है, जिन्होंने प्रीलिम्स एग्ज़ाम पास कर लिया है, उनसे मेरा यही आग्रह है या फिर आशा है कि उन्होंने प्रीलिम्स में बहुत अच्छे से पढ़ा होगा, तो अपना कॉन्फिडेंस लूज़ ना करें और जो पढ़ा है उसी को रिवाइज़ करते रहें। अगर 10 बार में याद नहीं हो रहा तो 20 बार भी याद कर सकते हैं, उसमें कोई बुराई नहीं है। किसी को कम याद होता है, किसी को ज़्यादा याद होता है। मैंने पर्सनली हर चीज़ को अगर 50 बार पढ़ा है तो उसमें मुझे कोई बुराई नहीं लगती कि मुझे इतना ज़्यादा पढ़ने में याद हो रहा है। तो मेरा यही मानना है कि खुद पे कॉन्फिडेंस रखें और अपनी पढ़ाई में जुटे रहें और अपने डिस्ट्रैक्शंस को दूर करने का प्रयास करें। थोड़े दिनों के लिए सोशल मीडिया, अगर आपको 2 महीने में आपका आरएएस एग्ज़ाम इतनी अच्छी पोस्ट पे पहुंचा रहा है, तो अगर आप थोड़े दिन सोशल मीडिया से दूर रह सकते हैं तो इसमें बिल्कुल भी कठिनाई की बात मुझे तो मालूम नहीं होती है। तो मैं यही सब एस्पिरेंट्स को बेस्ट विशेस भी देना चाहूँगी और मैं ये आशा करती हूँ कि सभी का पेपर भी बहुत अच्छा जाएगा इस बार जो चल रहा है। थैंक यू।